बच्चों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आइए शुरू करें। आज हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे और फल फूल, पौधे की पत्तियां, अंडे ये सब इकट्ठा किया करते थे। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, जिसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहते हैं। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगी हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगी। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद से उगाना सीख लिया होगा। इस तरह वे धीरे धीरे किसान बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर अन्य लोग जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। लोगों द्वारा अनाज उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की क्रिया कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली जानवरों और पौधों से भिन्न होते हैं, जिसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि उन्हें फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं।
इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर और कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की से उनसे सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाजों का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो इनकी संख्या बढ़ती रहती है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो जाता है, जो भोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जहाँ पुरातात्विदों को शुरुआती किसानों और पशुपालकों के मिलने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए स्थान हैं। वास्तव में ये स्थान किसानों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं थी, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह में पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। पुरातात्विदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्दवाश कहते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। इसीलिए इन्हें नवपाषाण युगीन उपकरण कहते हैं। इनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मोसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने और चीज़ों को रखने के लिए भी करते थे। यहाँ चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा था और लोग कपास उगाते थे और कपड़े बुनते थे। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते में बोलन दर्रे के पास ही बहुत ही हरा और समतल मैदान है, जहाँ पर लोग गेहूँ और जौ उगाते थे और भेड़ बकरी जैसे जानवर पालते थे। यहाँ कुछ घरों के अवशेष भी मिले हैं जो चौकोर और आयताकार होते थे और प्रत्येक घर में 4 या 4 से ज़्यादा कमरे होते हैं। यहाँ कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं, जैसे जंगली सुअर, बकरी और भेड़। ये फ्रांस की गुफा का चित्र है, जिसकी खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ये 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक ये बनाया गया था। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंघा जैसे जानवरों के चित्र हैं और इसमें सुअर को गहरे चमकीले रंग से रंगा गया है और इनमें रंगों का निर्माण पहले लौह अयस्क और चारकोल से किया जाता था।
संभवतः लोग उत्सवों के अवसर पर या फिर शिकार से निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए ऐसे चित्र बनाते थे। एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। तुर्की में चाताल और हयुक नामक स्थान है जहाँ पर पहले लोग वस्तुओं को लाते थे और उनका उपयोग करते थे, जैसे सीरिया से लाए गए चकपक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ।